जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग हृदय और उसके संरचना में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि हार्ट जो होता है वो कैसे कैसे ब्लड को शरीर के अलग अलग भागों में भेजता है। साथ ही साथ हम लोग देखे थे द्विगुण परिसंचरण तंत्र, और उसमें बताए थे कि ये रक्त के एक पूर्ण परिवहन में रक्त जो है वो जब हृदय से 2 बार गुजरता है तो उसको हम लोग द्विगुण परिवहन कहते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है रक्त वाहिनी के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? तो वैसे वाहिनी होते हैं जिनमें रक्त जो है वो प्रवाहित होता है, जिनसे रक्त जो है वो शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचता है। देखिए नेक्स्ट रीडिंग जो आएगा वो आएगा रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स। जनरली हम आपको बताएं रक्त वाहिनी जो होते हैं वो क्या होंगे कि ऐसे वाहिनी जिनसे रक्त जो है वो शरीर के अलग अलग भागों में क्या होता है, पहुंचता है। जनरल भाषा में हम लोग अपने भाषा में नस के नाम से जानते हैं। इसका अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या होगा कि ऐसे वाहिनी जिनमें क्या प्रवाहित होता है, रक्त प्रवाहित, जिनमें रक्त प्रवाहित होता है उसे रक्त वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो जिनमें रक्त प्रवाहित हो रहा है उनमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रक्त वाहिनी कहेंगे। अब ये जो रक्त वाहिनी होते हैं इनको मेनली 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं रक्त वाहिनी के प्रकार। रक्त वाहिनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग सीरा कहते हैं, सीरा। और सेकेंड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। सीरा का मतलब होता है वेन और इसका मतलब होता है आर्टरी। आर्टरी और वेन। अब देखिए सीरा किसको बोलेंगे और धमनी किसको बोलेंगे। डिफिनेशन बनाना चाहे तो इसका कई डिफिनेशन बना सकते हैं, तो पहले समझने का कोशिश करिएगा। ये है हार्ट, और हार्ट से कुछ ब्लड वेसल जो थे वो रक्त को हृदय से दूर लेकर के जा रहे थे। तो यहाँ से महाधमनी था, ये जो था इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी बोले थे। तो ये दोनों ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जिनसे रक्त जो है वो हृदय से दूर जा रहा है। तो ऐसे इसको बना सकते हैं क्या डेफिनेशन। धमनी किसको कहेंगे कि ऐसे वाहिनी जिनसे रक्त जो है वो हृदय से क्या होता है, दूर जाता है। या ऐसे रक्त वाहिनी जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, ऐसे रक्त वाहिनी को हम लोग क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। और सीरा का क्या हो जाएगा, यहाँ से जो फेना के भाव बताए थे और फुफ्फुस सीरा बताए थे। ये जो दोनों होते हैं वो रक्त को क्या करते हैं, शरीर के अलग अलग भागों से हृदय में लेकर के आते हैं। तो ऐसे रक्त वाहिनी जो रक्त को हृदय में लाने का काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे, सीरा कहेंगे। और ऐसे रक्त वाहिनी जो रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों में ले जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, धमनी। ये तो पहला डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन इसका क्या बना सकते हैं, यहाँ से देखिए जो धमनी होता है उसमें अधिकांशतः शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, अपवाद भी है, अपवाद ये है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो होता है इसमें अनऑक्सीकृत अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जबकि बाकी इसको छोड़ करके बाकी जितने भी धमनी होते हैं उन सब में किस कैसा रक्त का परिवहन होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं धमनी का डेफिनेशन क्या कि ऐसे रक्त वाहिनी जिनमें क्या होता है शुद्ध रक्त का परिवहन होगा उसको हम लोग धमनी कहेंगे। और जिनमें शुद्ध रक्त का परिवहन नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरा कहेंगे। या जो किताब में डेफिनेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है तो उसको थोड़ा देर में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इधर पहले डेफिनेशन किताब वाला लिख देते हैं। तो सीरा लिखा है कि ऐसे रक्त वाहिनी जिनकी भित्ति जो होती है वो पतली होती है और ल्यूमन बड़ा होता है। ठीक है ना, देखिए ऐसे रक्त वाहिनी जिनकी भित्ति पतली एवं ल्यूमेन क्या होता है वो थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। ल्यूमेन बड़ा होता है, ल्यूमेन बड़ी होती है लिख सकते हैं, उसे सीरा कहते हैं। ठीक, और दूसरा जो होगा धमनी में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ऐसे
ऐसे रक्त वाहिनी जिनकी भित्ति मोटी एवं ल्यूमेन छोटी होती है उसे धमनी कहते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे रक्तवाहिनी जिनकी भित्ति क्या होगा, पतला होगा और ल्यूमेन बड़ा होगा तो उसको हम लोग सीरा कहेंगे, और जिनकी भित्ति मोटी होगी और ल्यूमेन क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। इसका एक और डेफिनेशन हम आपको बताएं कि सीरा जो होता है वो ऐसे रक्तवाहिनी होते हैं जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं, और धमनी क्या होते हैं, ऐसे रक्तवाहिनी होते हैं जो शुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन, सीरा जो होता है वो शरीर के अलग अलग भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का काम करता है, और जो धमनी है वो हृदय से शुद्ध रक्त को क्या करता है, शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। तो ये जो पॉइंट हम बोल रहे हैं इसको आगे अंतर में हम लोग उसको नोट कर लेंगे। तो ये वास्तविक डेफिनेशन यहाँ पर हम आपको लिखे, इसका डायग्राम बना के समझाते हैं, पहले इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पर जो दो डायग्राम है, एक बार इसका देखिए भित्ति इतना बड़ा है, मोटा है, और इसका भित्ति जो है वो पतला है। तो ये जो भित्ति मोटा है और इसके बीच में जो ब्लड वेसल्स होता है, जैसे मान लें कि ये ब्लड वेसल्स है तो इसके बीच में होल होगा, ठीक है, पाइप के अंदर वाला जो खोखला वाला भाग होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्लड वेसल्स में भी अंदर खोखला वाला भाग होता है, और वो जो खोखला भाग जो अंदर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो ये ल्यूमेन है और ये ल्यूमेन है, ये भी इसका ल्यूमेन होगा। अब देखिए दोनों ल्यूमेन में, ये जो ल्यूमेन है वो काफी बड़ा है और ये ल्यूमेन जो है वो छोटा है। तो ऐसे रक्तवाहिनी जिनकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और ल्यूमेन छोटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और ऐसे रक्तवाहिनी जिनकी भित्ति पतली होती है और ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। तो ये आपका सीरा है, ये हुआ धमनी। अब ये देखिए तीन तीन प्रकार के परतों से घिरे हैं, तो ये दोनों में सेम होता है, मोटाई भले अलग अलग हो, लेकिन ये दोनों तीनों में जो परत होते हैं वो सेम होते हैं। पहला जो परत होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। सेकेंड जो मध्य परत होता है इसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है, ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे आंतरिक परत होता है ल्यूमेन के बाहर वाला, ये इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। तो ये टोटल तीन परत हमारे रक्तवाहिनी में होते हैं। बाहरी परत ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके मध्य में ट्यूनिका मीडिया, और सबसे आंतरिक परत जो होता है वो ट्यूनिका इंटरना होता है। और ट्यूनिका इंटरना से घिरे हुए पूरा अंदर का जो खोखला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। और ऐसे रक्तवाहिनी जिनमें ल्यूमेन बड़ा होता है और भित्ति पतली होती है उसको सीरा कह रहे हैं। और ऐसे रक्तवाहिनी जिनमें भित्ति मोटी होती है और ल्यूमेन कैसा होता है, छोटा होता है, उसको क्या बोल रहे हैं, धमनी बोल रहे हैं। तो इसको भी वहीं पर क्या करिए, नीचे नोट कर लीजिए। इसके बाद अंतर देखेंगे। नेक्स्ट आता है हेडिंग, धमनी एवं सीरा में अंतर। हेडिंग डाल सकते हैं, धमनी एवं सीरा में अंतर। धमनी एवं सीरा में अंतर, दो कॉलम बनेगा, एक तरफ धमनी और एक तरफ सीरा। एक तरफ धमनी और एक तरफ सीरा। धमनी जो होता है अभी बताया कि ये कैसा, ये रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं, यह रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, ठीक। और जो सीरा होगा इसका उल्टा होगा, यह रक्त को हृदय के पास लाता है, यह रक्त को हृदय के पास लाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो जो धमनी है इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यह ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत का मतलब शुद्ध होता है, ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करता है। ऑक्सीकृत का मतलब शुद्ध या कह सकते हैं कि वैसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक है। अपवाद भी होता है, यहीं पर लिखेंगे अपवाद,
फुफ्फुस, फुफ्फुस, धमनी। जनरली धमनी जो होते हैं वो शुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं, लेकिन एक जो धमनी है डायग्राम में आप देख सकते हैं दुगुन परिवहन, जहाँ पर डायग्राम है वहां पर ये जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। इसमें ठीक दूसरा जो होगा वो ये कैसा रक्त का, यह अनऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करता है। यह अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करता है और इसका भी एक अपवाद है, फुफ्फुस सीरा। अपवाद, फुफ्फुस सीरा। जितने भी सीरा होते हैं वो मैक्सिमम सब अधिकांशतः जो होते हैं वो अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करेंगे, लेकिन ये जो फुफ्फुस सीरा होता है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जो फेफड़ा से हृदय में लेकर के आता है ब्लड को। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट की बात करें तो अभी बताया कि धमनी की भित्ति मोटी होती है और ल्यूमेन कैसा होता है, छोटा। इसकी भित्ति मोटी एवं ल्यूमेन छोटा होता है, ल्यूमेन छोटा होता है। और जो सीरा है इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली। इसकी भित्ति पतली एवं ल्यूमेन क्या होगा, बड़ा होता है, ल्यूमेन बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो धमनी में क्या होता है, धमनी जो है ये नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो धमनी में, कि धमनी में कपाट अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। जो हम लोग हृदय में कपाट पढ़े थे और बताया कि कपाट जो होता है वो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है, तो वैसे कपाट जो होते हैं वो धमनी में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो सीरा होता है सीरा में बल्ब और कपाट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कपाट या बल्ब लिख सकते हैं अंग्रेजी में, कपाट मौजूद होता है, मौजूद होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से रक्त वाहिनी में सीरा या धमनी में किसमें कपाट मौजूद होता है, तो वो कौन होता है, सीरा। सीरा में कपाट मौजूद होता है और ये कपाट जो होता है वो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है। जनरली सीरा जो है वो उसका काम क्या है, तो वो रक्त को अलग अलग भागों से एकत्रित करके हृदय में ला रहा है। तो हमारा हृदय यहाँ होता है और जो ब्लड मैक्सिमम शरीर के भाग हैं वो नीचे की ओर, तो वहाँ से जब वो ब्लड को यहाँ पर पहुँचाएगा तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में काम करना पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दाब का सामना करना पड़ेगा। तो उस दाब को कम करने के लिए क्या होता है, सीरा में बल्ब मौजूद होते हैं जो रक्त के प्रवाह में उसको सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें पांचवा, तो यह त्वचा के काफी गहराई में मौजूद होता है, यह त्वचा से गहराई में मौजूद होता है, गहराई में मौजूद होता है। सुन के ही लिखते जाइएगा, कहीं बहुत लोगों को दिखाई नहीं देगा, छोटा छोटा लिख दिए हैं। और पांचवा जो है इधर, यह त्वचा के ठीक नीचे मौजूद होता है, यह त्वचा के ठीक नीचे मौजूद होता है, मौजूद होता है। अगर देखें तो ये जो आपका ब्लड वेसल जो आपके हाथों में दिखाई देता है, ब्लड वेसल्स, तो ये जो होता है ये सीरा होता है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देते हैं ये सीरा होते हैं। आर्टरी आपको धमनी जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि वो त्वचा से काफी नीचे मौजूद होता है और ये त्वचा के सीरा जो होता है वो त्वचा के ठीक नीचे मौजूद होता है, इसलिए आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये सीरा और धमनी और सीरा में अंतर, इसको क्या करिए, आराम से नोट करिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक नया टॉपिक है, जनरली आपके किताब में कहीं मेंशन शायद नहीं किया है, और वो है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, हमारे जो सीरा और धमनी होते हैं वो कई भागों में विभाजित हो जाते हैं, और जब सीरा और धमनी विभाजित होते हैं तो उनसे काफ़ी पतले पतले वाहिनियों का निर्माण होता है, और ऐसे रक्त वाहिनी जिनका निर्माण किसके, धमनी एवं सीरा के विभाजन से होता है, ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहते हैं। हमारे ऊतक एवं कोशिकाओं तक जो ब्लड पहुँचाने का काम करता है वो कैपिलरी करता है, ठीक है ना।
जो सिरा और धमनी होते हैं वो रक्त किसको देते हैं, कैपिलरी को, और कैपिलरी जो होता है वो रक्त को कहाँ तक पहुँचाता है, उत्तक स्तर तक, कोशिका स्तर तक पहुँचाता है। तो ये काफी महीन नलिकाएं होती हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, सिरा एवं धमनी के विभाजन से, मुख्य रूप से धमनी के विभाजन से ही होता है। तो देखिए लिख सकते हैं, यह अत्यंत पतले नलिकाएं या इसी में सकते हैं, ये अत्यंत पतले नलिकाएं होती हैं जिनका निर्माण सिरा, धमनी लिख सकते हैं, धमनी एवं मुख्य रूप से धमनी एवं सिरा के विभाजन से होता है, धमनी एवं सिरा के विभाजन से होता है। अब इसको हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से तो ये दो कलर से बनाए हैं। इधर ये जो है ये रेड कलर से, इसका मतलब शुद्ध रक्त का परिवहन कर रहा है, जिसको हम लोग मान लेते हैं ये धमनी है, धमनी। ये जो ब्लू कलर से बनाए हैं इसको हम लोग सिरा। देखिए इधर से धमनी आ रहा था, धमनी जो है विभाजित हो गया, पतले पतले नलिकाओं का निर्माण किया, या देखिए पतले पतले नलिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सिरा में खुल रहे हैं। तो ये जो पतले पतले नलिकाएं हैं जिनका निर्माण धमनी एवं सिरा के विभाजन से हो रहा है, ये पतले पतले नलिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे धमनी जहाँ लिखे हैं यहाँ पर ए लिख देगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और वो ब्लैंक छोड़ देगा, खाली स्थान छोड़ देगा, और आपसे पूछेगा कि ये जो है ये इसका नाम लिखे, ए बी सी का नाम लिखे। तो ए क्या होगा यहाँ पर धमनी, बी क्या होगा कैपिलरी जो है वो, और सी कौन हो जाएगा, सिरा। तो इसको भी वहीं पर क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर क्या होता है। जनरली हम लोग जो धमनी में रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त धमनी में प्रवाहित होता है, और धमनी में जो रक्त प्रवाह का दाब होता है उस दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। कह सकते हैं कि धमनियों में रक्त प्रवाह के दाब को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। सिरा में नहीं, ध्यान रखना, सिरा में नहीं कहेंगे, सिर्फ धमनियों में कहते हैं। धमनी में जो रक्त प्रवाहित हो रहा होता है और उस समय जो प्रवाहित होने वाले रक्त का दाब होता है, उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे। उसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसको समझाएंगे थोड़ा देर में। रक्तचाप तो लिख सकते हैं कि धमनियों में रक्त प्रवाह के दाब को रक्तचाप कहते हैं, और ये अगर हम लोग ह्यूमन मनुष्य के सामान्य रक्तचाप देखें तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है, नॉर्मल बीपी, सामान्य रक्तचाप यहाँ पर लिख सकते हैं, सामान्य रक्तचाप एक मानव का।
तो वो होता है 120/80। ध्यान रखना 80/120 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 120/80 mmHg, ये इसको मापा जाता है मरकरी में, कोलम, मरकरी कोलम में मापा जाता है। मरकरी आप लोग सुने होंगे, उसको हिंदी में पारा, ठीक है ना। तो ये 120/80 mmHg किसका होता है? मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। और समान रक्तचाप किसको बोलते हैं? तो धमनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उस समय उसका जो दाब होता है धमनियों में, उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तचाप। अब ये जो रक्तचाप होता है वो दो तरह के दाब से मिलकर के बना होता है। एक होता है सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब हम आपको सिस्टोल बता चुके हैं कि हृदय के संकुचित होने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। तो जब हृदय संकुचित कब होता है? जब रक्त को उसको शरीर के अलग अलग भागों में भेजना होता है, और शरीर के अलग अलग भागों में रक्त ले जाने का काम कौन करता है? धमनी करता है। तो जब हृदय संकुचित होगा तो काफी प्रेशर से क्या होगा? रक्त जो है वो धमनी के अंदर इंटर करेगा, और जब धमनी में काफी प्रेशर से रक्त इंटर करेगा तो धमनी में जो रक्त का जो दाब है वो क्या होगा? एकदम से बढ़ेगा। तो उस समय हृदय के संकुचन अवस्था के दौरान क्या होता है? धमनियों में जो रक्त प्रवाह का अधिकतम दाब होता है, उसी अधिकतम दाब को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टोलिक दाब कहेंगे। तो ये क्या होता है? धमनियों में या हृदय के संकुचित अवस्था के दौरान, हृदय के संकुचित, जब हृदय संकुचित होता है, संकुचित अवस्था के दौरान धमनियों में रक्त प्रवाह के अधिकतम दाब को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दाब कहते हैं। और ये कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 120 mmHg, ये इतना होता है, ठीक है। जब हृदय संकुचित होता है तो उस समय जब धमनी में रक्त इंटर करते हैं तो उस समय धमनियों में जो रक्त का दाब होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक दाब कहते हैं। और ये सिस्टोलिक दाब होता है 120 mmHg। नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरा जो होगा वो डायस्टोलिक दाब। और डायस्टोलिक दाब इसका, जब हृदय ब्लड उसको भेजना नहीं है तो उसके बाद संकुचित होने के बाद हृदय जो है वो रिलैक्स होगा। जब जैसे ही हृदय रिलैक्स होगा, अनुशीतन अवस्था में जाएगा, तो रक्त जो धमनियों में रक्त का दाब है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रक्त तो उसके अंदर रहेंगे लेकिन दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उस समय हृदय के अनुशीतलन अवस्था के दौरान जो धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब होता है उसको हम लोग कौन सा दाब कहते हैं? डायस्टोलिक दाब कहेंगे। तो लिखेंगे हृदय के अनुशीतलन अवस्था, रिलैक्स जब होता है हृदय उस समय के दौरान धमनियों में रक्त प्रवाह के दाब को क्या कहेंगे? डायस्टोलिक दाब कहते हैं। डायस्टोलिक दाब कहते हैं। और ये कितना होगा? तो डायस्टोलिक प्रेशर dP होता है 80 mmHg। 80 mmHg होता है। तो ये है पूरा ब्लड प्रेशर। यही आपके एग्जाम में पूछेगा जो ऊपर वाला है। ये सिर्फ समझने के लिए हम लिखे हैं कि रक्तचाप होता है धमनियों में रक्त प्रवाह के दाब को, और ये धमनियों में जो रक्त प्रवाह का दाब होता है वो दो प्रकार का होता है। सिस्टोलिक दाब जो धमनियों में अधिकतम दाब होता है उस जब हृदय संकुचित होता है उस दौरान, और वो कितना होता है? SP = 120 mmHg। और दूसरा होता है डायस्टोलिक दाब, जब हृदय रिलैक्स कंडीशन में होता है उस समय धमनियों में जो रक्त प्रवाह का न्यूनतम दाब होता है उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है 80 mmHg। पहले इसको नोट करो, उसके बाद इसको फिर से समझाते हैं। तो यहाँ से जो रक्तचाप होगा, वो होगा, पहले सिस्टोलिक लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक दाब बटे डायस्टोलिक दाब। और यहीं से सिस्टोलिक दाब अभी कितना होता है? 120, और डायस्टोलिक दाब कितना होता है? 80, और इसका जो मात्रक था वो mmHg था।
तो रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप कितना हो गया 120/80। 120 क्या है, सिस्टोलिक दाब है, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक दाब होता है, और 120/80 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समान रक्तचाप। मनुष्य का ये समान रक्तचाप है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हमेशा लिखेंगे तो ऊपर बट्टा में ऊपर की ओर हमेशा क्या लिखेंगे, सिस्टोलिक दाब लिखेंगे, और नीचे की ओर डायस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब जो होता है वो डायस्टोलिक दाब से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि रक्तचाप समान है, मनुष्य का समान रक्तचाप क्या है। ए ऑप्शन जो है वो 120/80 दिया हुआ रहेगा। बी ऑप्शन रहेगा 80/120 दिया हुआ रहेगा। इस तरह के जब ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। पहले किसको लिखेंगे, सिस्टोलिक दाब को, और पहले सिस्टोलिक दाब 120 होता है तो ये सही होगा ये ऑप्शन। ये 80/120 वाला कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये 80 जो है वो सिस्टोलिक दाब दिखा रहा है, और सिस्टोलिक दाब जो होता है वो डायस्टोलिक दाब से कम नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन जब बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जब सामान्य से अधिक, सामान्य कितना है 120/80 है, और जब उससे अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। हाइपरटेंशन का मतलब है सामान्य से अधिक रक्तचाप। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सामान्य से अधिक, बोले तो 120/80 से अधिक, सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाती है। इस अवस्था में क्या क्या, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इस अवस्था में व्यक्ति में मानसिक तनाव, उत्सुकता, चिंता एवं कभी-कभी रक्त के आंतरिक स्राव, कभी-कभी रक्तवाहिनी, जब ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है, रक्तवाहिनी फट जाता है, और जब रक्तवाहिनी फटेगा तो ब्लड का आंतरिक स्राव होता है, और जब रक्त का आंतरिक स्राव होगा तो हृदय के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा, और जब हृदय के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा, हृदय के पास ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा, तो उससे हृदयघात जो है, हार्ट अटैक होता है, उसकी खतरा से, उसकी संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लिख सकते हैं कि मानसिक तनाव, उत्सुकता एवं कभी-कभी आंतरिक रक्त स्राव होने से हृदयघात का मतलब है हार्ट अटैक। हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है, हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। हाइपरटेंशन क्या है, कह रहा है कि सामान्य से अधिक रक्तचाप 120, 140, मान लीजिए 140/90 हो गया, उसके बाद 150, 100 हो गया, तो इस तरह से अगर रक्तचाप बढ़ते जा रहा है तो सामान्य से अधिक होगा, और सामान्य से जब अधिक रक्तचाप किसी व्यक्ति का हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है उसका स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है ना। उसमें काफी एनर्जेटिक वो अपने आप को महसूस करता है, और कभी कभी क्या होता है, उसके ब्लड वेसल जो होते हैं, आंतरिक ब्लड वेसल्स, वो जो है वो फट जाते हैं, और उसके फटने के कारण क्या होगा, जो रक्त है उसका आंतरिक स्राव होगा, और जब रक्त का आंतरिक स्राव होता है तो हार्ट के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां पर तो हृदयघात, जो हार्ट अटैक की संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये था आपके उच्च रक्तचाप से होने वाले प्रॉब्लम, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं रक्त समूह। नेक्स्ट हेडिंग है रक्त समूह। रक्त समूह जो होता है उसको ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति जो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का AB है, किसी का O है। तो ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो आगे पढ़ना, लेकिन कौन कौन से टाइप होते हैं ये आपको जानना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चैप्टर आपकी किताब में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी बता रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं। A होता है, AB होता है ब्लड ग्रुप, O होता है, और कौन होता है, B होता है, AB। ठीक, इस तरह से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसको समझिएगा।
ए। देखिए ये जो ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस किस से व्यक्ति से खून ले सकते हैं। मान लीजिए खून की कमी, अगर वैसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए है तो उनमें ब्लड की कमी हो गई है तो वो कहाँ कहाँ व्यक्ति से, कौन कौन से व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। तो देखिए ए के पास तीर कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो ए के पास जो तीर आ रहा है वो ओ से आ रहा है और फिर ए से आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो दो प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकते हैं, एक तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से और दूसरा ओ वाले से। नेक्स्ट अगर देखें तो ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ए बी के पास ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। इसके पास देखिए ए बी के पास तीर कहाँ से आ रहा है, तो ए बी के पास तीर आ रहा है ए से, बी से आ रहा है, ओ से आ रहा है और खुद ए बी से। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी जो है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले रहा है, इसीलिए ए बी को हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, सर्वग्राही, ठीक है ना। ये सभी से ब्लड को क्या कर सकता है, ले सकता है। अब देखिए बी पर, तो बी के पास क्या होता है, तीर कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो बी के पास जो तीर आ रहा है वो एक ओ से आ रहा है और एक खुद बी से आ रहा है, इसके अलावा कहीं से तीर नहीं है। तो वैसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा वो ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं और खुद किससे ले सकते हैं, बी वाले से। अब ओ की बारी आई, तो ओ जो है इसमें तीर कहीं से आ नहीं रहा है, ठीक है। ये सिर्फ वैसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो वैसे व्यक्ति क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकते हैं, लेकिन दे सभी को सकते हैं। ओ जो है वो ए को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और ओ जो है वो ओ ब्लड वाले व्यक्ति को भी क्या कर रहा है, ब्लड दे रहा है। इसीलिए ए ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसको सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ए बी जो था वो सब दे किसी को नहीं रहा था, ये सबसे ब्लड ले रहा था, इसलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। और ओ जो है वो सबको ब्लड दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वदाता। तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो ए बी। मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के, ए बी, बी और ओ। ये इसको ऐसे ही नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका उत्सर्जन, तो वो अगले लेक्चर से शुरू होगा। इसका भी क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।